बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। तो लास्ट टाइम हमने चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक किया था जिसका नाम था रिलेटिव एटॉमिक मास। आज से हम बाकायदा जो है चैप्टर 2 की एक्सरसाइज का आगाज़ करेंगे, जिसमें सबसे पहले है हमारे पास उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है कि व्हाई इज इट सेड दैट almost all the mass of an atom is concentrated in the nucleus। कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि एटम का तकरीबन सारा मास जो है वो एटम के सेंटर के अंदर जो है कंसंट्रेटेड होता है, वहां पे इकट्ठा होता है, वहां पे मौजूद होता है। तो ऐसा क्यों है? तो इसका आंसर के लिए बेटे अगर आपको याद हो तो मैंने आपको रदरफोर्ड मॉडल पढ़ाया था जिसमें उसने जो है न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। ठीक है, तो उसमें हमने ये बात सीखी थी कि एटम के सेंटर के अंदर एक न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होता है और न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल्स होते हैं, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। और न्यूक्लियस के गिर्द जो है शेल्स होते हैं और उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। अब अगर आप गौर करें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों एटम के जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं इनका मास सबसे ज्यादा होता है और एक इलेक्ट्रॉन से इनका मास तकरीबन 1836 गुना ज्यादा होता है। और ये एमसीक्यूज आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, 1836 टाइम्स जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की निस्बत क्या होते हैं, हैवियर होते हैं। तो अभी इसमें हमने जवाब बिल्कुल आसान सा था, क्योंकि एटम के दोनों भारी पार्टिकल्स, हैवी पार्टिकल्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के सेंटर में मौजूद होते हैं, इसीलिए एटम का जो तकरीबन सारा मास है वो सेंटर में यानी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। तो बेटे आंसर क्या है? ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इनटू द न्यूक्लियस। कि एटम का तकरीबन सारा मास न्यूक्लियस के अंदर ही इकट्ठा होता है। क्यों? बिकॉज बोथ द हैवी पार्टिकल, दोनों हैवी पार्टिकल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर फाउंड टू बी प्रेजेंट हियर। क्योंकि दोनों हैवी पार्टिकल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। आपने ये एटम के स्ट्रक्चर बनाकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मेंशन भी लाजमी करना। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई आर द एलिमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। कि ये एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों होते हैं? आप जानते हैं कि टोटल जो डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं वो 118 है। ठीक है, जिसमें से 92 नेचुरल है और बाकी 26 जो हैं वो आर्टिफिशियल हैं, जो यानी केमिस्ट ने और साइंटिस्ट ने जो है क्रिएट किए हैं। 92 अल्लाह पाक की क्रिएशन है। अब वो जो 118 एलिमेंट्स हैं, तो सवाल वो ये पूछता है कि ये जो 118 एलिमेंट्स इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं ये सारे के सारे एक दूसरे से डिफरेंट क्यों हैं, सेम क्यों नहीं है? तो उसकी बेटा साफ सी रीजन है, आपने पढ़ी हुई है कि हर एलिमेंट के अंदर जो एटम है, ठीक है, और उस एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स की तादाद है वो यूनिक होती है। यानी हर एटम की यानी जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है, यूनिक, और इसलिए हम उसको उसकी आइडेंटिटी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जब मैंने आपको एटॉमिक नंबर का टॉपिक पढ़ाया था उसकी सिग्निफिकेंस की 2 लाइंस आपको समझाई थी कि क्योंकि हर एलिमेंट के एटम में जो प्रोटॉन्स की तादाद है वो यूनिक है तो उसका एटॉमिक नंबर भी यूनिक है, तो इसलिए हर एटम की आइडेंटिटी भी यूनिक है। तो हम इसको इस्तेमाल करके हम जो है किसी भी एलिमेंट की पहचान कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि जितने भी 118 एलिमेंट हैं, जैसे हाइड्रोजन है उसके न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन है, कार्बन के 6 हैं, ऑक्सीजन के 8 हैं, ठीक है, इसी तरह नियोन के 10 हैं, सोडियम के 11, मैग्नीशियम के 12। हर एलिमेंट के एटम में प्रोटॉन की तादाद डिफरेंट है, इसलिए हर एलिमेंट भी दूसरे से डिफरेंट है। दूसरी बात बेटा याद रखिएगा, क्योंकि एक एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं बाहर शेल्स में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जब प्रोटॉन्स चेंज है तो इलेक्ट्रॉन्स भी हर एलिमेंट के चेंज है। अब इलेक्ट्रॉन्स चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से हर एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। कोई केमिकल जैसे फर्स्ट ग्रुप है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। जो 17 ग्रुप है हैलोजन नॉन मेटल्स का, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। उनकी रिएक्शन प्रॉपर्टीज और हैं, इनकी केमिकल रिएक्टिव प्रॉपर्टीज और हैं।
तो बेसिक रीज़न कि हर एलिमेंट दूसरे से डिफरेंट क्यों है, उसकी बेटा रीज़न ये है कि हर एलिमेंट के प्रोटॉन्स की तादाद यानी एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, उसकी इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट है और इसलिए उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट है। ठीक है, तो जवाब क्या है, एलिमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, एलिमेंट एक दूसरे से डिफरेंट है। क्यों? दे हैव डिफरेंट नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर इन देयर न्यूक्लियाई, क्योंकि हर एलिमेंट के जो एटम के न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन्स की तादाद क्या है, मुख्तलिफ है। दिस डिफरेंस इन देयर एटॉमिक नंबर लीड्स टू डिफरेंसेस इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, और ये जो एटॉमिक नंबर में डिफरेंस आता है इसकी वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी बदल जाती हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बदल जाती हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो बेटा आपकी जो एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है जी, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन बिस्मिथ 83-210, कि आपने ये बताना है कि ये बिस्मिथ के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स जो है वो मौजूद है। तो मैंने आपको समझाया था कि एलिमेंट्स को सिंबलाइज करने का एक तरीका है, लेट सपोज ये एक्स कोई भी एलिमेंट है तो यहाँ पर हम उसका लिखते हैं जी जिसे एटॉमिक नंबर कहते हैं, और यहाँ हम लिखते हैं ए जिसे एटॉमिक मास या मास नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ये बेटा जो जी होता है ये एटॉमिक नंबर होता है और ये किसकी तादाद होती है, प्रोटॉन्स की, और ये जो ए है ये बेटा मास नंबर होता है, और मास नंबर किसकी तादाद होती है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम होता है। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीज़ें उसने दे दी हैं और आपसे पूछा क्या है कि हमें बताएं कि इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं। तो मैंने लिखा जो एटॉमिक मास हमें गिवन है वो कितना है 210, और जो एटॉमिक नंबर जी है वो हमें कितना गिवन है 83। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है जी A इज इक्वल टू जी प्लस एन। ए क्या है, मास नंबर, जी क्या है, प्रोटॉन्स की तादाद, और एन क्या है, न्यूट्रॉन्स की तादाद। यानी न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इनका अगर हम सम कर दें तो वो मास नंबर बन जाता है। तो ए मेरे पास है 210, जी मेरे पास है 83, एन मैंने निकालना है तो जी अगर इधर प्लस हो रहा है तो उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो ए माइनस जी इज इक्वल टू एन। तो न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए ए मास नंबर कितना था 210 और उसमें से 83 प्रोटॉन्स आप माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। यानी सिंपल सी बात है कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम था, प्रोटॉन 83 थे तो मैंने उनमें से प्रोटॉन माइनस कर दिए, तो बेटा मेरे पास न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे, 127। आज हमारे पास लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है और वो क्या है जी, हाउ कैन एन एटम एब्जॉर्ब एंड इवॉल्व एनर्जी, कि एक एटम जो है वो कब एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है और कब एनर्जी को इवॉल्व यानी रिलीज कर सकता है। तो इसका जवाब समझने के लिए बेटा आपको बोहर्स एटॉमिक मॉडल उसको रिकॉल करना पड़ेगा। मैंने आपको वहाँ पे 2-3 पॉइंट समझाए थे। अब बोर मॉडल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द स्पेसिफिक एनर्जी के लेवल्स यानी जिन्हें ऑर्बिट्स कहते हैं उनके अंदर इवॉल्व करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटा याद रखिएगा, जो शेल या ऑर्बिट न्यूक्लियस के जितना करीब होता है उसकी एनर्जी उतनी कम होती है, और जो शेल या ऑर्बिट न्यूक्लियस से जितना दूर होता है उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होती है। तो अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो के की एनर्जी सबसे कम है, एल शेल की एनर्जी उससे ज़्यादा, एम शेल की एनर्जी उससे ज़्यादा और एन शेल की एनर्जी उससे ज़्यादा। तो ये बात है, ये पहले शेल को के, दूसरा एल, तीसरा एम और चौथा एन शेल है। तो एक बात तो आपने याद रखनी है कि जो शेल न्यूक्लियस के करीब होगा उसकी एनर्जी कम होगी, और जैसे जैसे शेल न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। ऑटोमेटिकली उस शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होती चली जाएगी। एक बात ये आपने याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद बेटा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि बोहर ने कहा था कि हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है, इसलिए इसको एनर्जी लेवल भी कहते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने के लिए ये कह देता हूँ कि पहले शेल की जो एनर्जी है वो 5 जूल है, दूसरे की 10 है, तीसरे की 15 है और एन शेल की क्या है 20 है। ये एनर्जी फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकती, इसलिए हम इसको एनर्जी लेवल भी कहते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है। पहला कि जो शेल न्यूक्लियस के जितना करीब होगा उसकी एनर्जी उतनी कम होगी, और जो शेल न्यूक्लियस से जितना दूर होगा उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, और हर शेल की एनर्जी फिक्स है इसलिए उसको एनर्जी लेवल कहते हैं। अब बात आखिरी पॉइंट आ गया। अब याद रखना, जब एक इलेक्ट्रॉन
लोअर एनर्जी वाले लेवल से जंप करके हायर एनर्जी वाले लेवल में आएगा। मतलब मान लो कि अगर एक इलेक्ट्रॉन ने के शेल से जंप करके एन शेल में आना है तो बेटा के शेल की एनर्जी कितनी थी 5 जूल और एन शेल की एनर्जी कितनी है 20 जूल। तो अगर इलेक्ट्रॉन ने 5 जूल एनर्जी से जंप करके 20 जूल एनर्जी पे जाना है तो बेटा उसको क्या करना पड़ेगा 15 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगी, तब वो इसमें जा सकेगा। तो मैं यहाँ से एक रिजल्ट निकाल लेता हूँ कि जब एक इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाएगा तब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। सेम इसी तरीके से जब एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जाता है, ठीक है, मतलब अगर किसी इलेक्ट्रॉन ने एन शेल से कहाँ आना हो के शेल में आना हो तो एन शेल की एनर्जी 20 है, के शेल की एनर्जी 5 है, तो इसको क्या करना पड़ेगा 15 जूल एनर्जी जो है वो रिलीज करनी पड़ेगी। तो मैं कह सकता हूं यहां से एक जुमला कि जब एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जाएगा तब वो एनर्जी को रिलीज करेगा। तो बस यही हमारे सवाल का जवाब था। सवाल क्या था कि एक एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब और रिवॉल्व कब करता है। तो बेटा जवाब ये है कि जब उस एटम का इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में आएगा तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और जब उस एटम का इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से जंप करके लोअर एनर्जी लेवल पे जाएगा तो फिर बेटा वो क्या करेगा एनर्जी को रिलीज करेगा। तो मैंने लिखा एन एटम कैन एब्जॉर्ब एनर्जी, एक एटम उस वक्त एब्जॉर्ब एनर्जी कर सकता है जब उसका इलेक्ट्रॉन जंप करता है लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में, और इलेक्ट्रॉन एक एटम उस वक्त एनर्जी रिलीज या इवॉल्व करता है जब उसका इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से जंप करके कहां जाएगा लोअर एनर्जी लेवल पे। तो बेटा ये हमारे टोटल 4 शॉर्ट क्वेश्चन थे इस चैप्टर की एक्सरसाइज के। इनको आपने अच्छे से लिखना है, कॉपी के ऊपर याद करके रखना है, और अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो वो आपने मुझे बताना है ताकि मैं उसको दूर कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।